वाले जहाज तो लाजमी चीज़ है, वहीं है ना। अब हमने साथ साथ अपनी फैसिलिटीज़ तैयार करनी शुरू कर दी, कामरा को एक्सपैंड किया गया। जैसे मैंने कहा कि कामरा तो एक ओवरऑल फैक्ट्री था, अब इसको डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में हमने लाना था, तो ये एक बहुत बड़ा जंप था कामरा। वहाँ से इंजीनियर्स को यहाँ लेके आए, हमारे अपने इंजीनियर्स ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से तैयार थे कि हम अपना सेटअप खुद करेंगे। ठीक है, लिहाजा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा सेटअप हमने अपने हाथ से किया। हमारे इंजीनियर्स अब ट्रेन हो गए। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये अब इंजीनियर सिर्फ ओवरऑल वाले नहीं थे। इनकी चाइना में जब हम अपनी चाइना आते जाते थे तो ये इंजीनियर्स भी मैं इनको वॉच करता था कि आपकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो ये भी पहला जो फेज़ था उसमें हमें काफ़ी धचका लगा, क्योंकि वो जिस लेवल पे बातचीत करते थे हमारे इंजीनियर समझ नहीं पाते थे। वो डिज़ाइन डेवलपमेंट की बात करते थे, हमारा जो भी तजर्बा था वो ओवरऑल इनका था। तो ये भी दो मुख्तलिफ जगह हैं। तो उनको भी बड़ा मेहनत कराई गई, उनके वल्वले बुलंद किए गए, उनके जज्बात बुलंद किए गए, उनका जो मोरल जिसको आप कहते हैं उसको रेस किया गया, ताकि ये कहीं बीच में रुक ना जाए, ये कहीं इसको छोड़ ना दे। एक वक्त ऐसा आया था जब हमारे इंजीनियर्स ने कहना शुरू कर दिया कि सर ये हमारे बस का रोग नहीं है। फिर वहाँ पे उनकी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करवाई कि जहाँ जो एकेडमिक नॉलेज है उनका इम्प्रूव किया जाए, ताकि जो हमारे चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं वो फैक्ट्री में जो बातचीत कर रहे हैं वो एक ज़ुबान तो कम से कम हो। तो वो भी एक बड़ा जो है ऐसा मरहला था कि जिसके तहत हम बड़े ही उसके अंदर मुश्किलात में से गुज़रे, मगर हम गुज़रे क्योंकि काम तो करना था। और मुझे नज़र आता था कि काम ये भी उतना ही ज़रूरी है जितना उसको बनाने का ज़रूरी था। हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करनी है, ख़ुद साख्तगी की तरफ जाना है, ये एम है, ये हमारा मकसद है। पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो उसके तहत फिर इन इंजीनियर्स को अलहदा मोरल बूस्टिंग करनी, वो भी एक बहुत मुश्किल मरहला था, वो भी हम करते रहते थे साथ साथ। और मैं ज़ाती तौर पे उनको अलहदा बिठा के उनसे बातचीत करता था, उनकी मुश्किलात सुनता था। फिर चीनी जो है उनको बताता था कि इनकी ये मुश्किलात हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर हमें यूनिवर्सिटीज़ तक में जाना पड़ा उनके कि इनका जो एकेडमिक नॉलेज है उसको इम्प्रूव किया जाए, वो भी किया। तो आहिस्ता आहिस्ता इन सब ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाली और आज माशाल्लाह वो लोग हैं ज़्यादातर 5th जनरेशन जहाज़ में जा चुके हैं, क्योंकि अब उनकी बातचीत, उनका सोच का अंदाज़, JF-17 का कॉन्फिडेंस, तो वो तो अब कुछ भी करने को फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी JF-17 फेम रहे, वो तो फेम है। नहीं, इंजन नहीं हम बनाते। इंजन का मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि इसमें एक और बात समझने वाली है कि F-16 भी जो है उसका बहुत सारा हिस्सा सबलेट किया जाता है। ठीक, दुनिया भर में बनाई जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इसको आप ये ना समझे हम में कमज़ोरी है। ठीक है, ये हम जानबूझ के करते हैं कि जहाँ जो चीज़ सस्ती बनाई जाए, अच्छी बनाई जाए, अच्छी से बेहतर सस्ती भी बनाई जाए, कमर्शियली वायबल हो, हम वहाँ अप्रोच करें। ठीक है। तो चूँकि चीनी जो है उन्होंने ये टेक्नोलॉजी रूसियों से ले ली, वो बनाते हैं, और चीन को भी ये इंजन बनाने में दहाइयाँ हैं जो लगी हैं, तो उनकी भी एक बैकग्राउंड है। इंशाल्लाह ये भी वक्त आएगा कि हम इंजन की तरफ भी जाएंगे, काम कर रहे हैं, मगर अभी हमारे रुख जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक, तो इसमें हम वक्त लगाने की बजाय हम उस तरफ चल रहे हैं कि जिसके तहत हम अब 5th जनरेशन की तरफ भी जाएं। JF-17 भी सिक्योर हो गया, चीन में टेक्नोलॉजी भी आ गई, हमें हर चीज़ वहाँ से रेडली अवेलेबल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं रही है हमारे अंदर, और जब हम बेहतर समझेंगे टेक्नोलॉजिकली हम इस तरफ भी चल पड़ेंगे। उसमें फाइनेंशियल कंडीशंस भी चाहिए, उसका सेटअप बहुत जो है वो एक्सपेंसिव है, तो हम पैसे कहीं और जगह क्यों ना इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो आ गई, अब हम पैसा नई सिमत में जाने के लिए क्यों ना इस्तेमाल करें। जो हमारी मईशत का हाल है वो भी आपको पता है। इन सारी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए ये जो 5th जनरेशन की तरफ हम चल पड़े, ये बहुत मैं समझता हूँ कि बहादुरी की बात है जो कदम हमने उठाया है। मगर चूँकि कॉन्फिडेंस है, हम इंशाल्लाह एयरफोर्स को वहाँ लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि अब आइंदा ज़िंदगी में एयर पावर ही मुल्क की स्ट्रेंथ है। डिसाइसिव, एयर पावर डिसाइसिव है, फैसला कुन ये सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो पाकिस्तान की जो फैसला कुन जंग है, अगर करनी ही एयर पावर ने है तो फिर एयर पावर को टॉप पे क्यों ना लेके जाएं। वो 27 फरवरी एक ही दिन था ना, एक दिन में फैसला हो गया ना, और वो तारीख बन गया। अगर वो जंगी मामलात होते तो एक दिन में तो चंद कदम सिर्फ आपकी जो ज़मीन वाली फ़ौजें हैं वो आगे बढ़ती हैं, उनकी जो मूवमेंट है वो तो कई हफ्तों पे मुहित होती है। बिल्कुल। तो इसलिए इस चीज़ को हम समझते हुए हमने जो कदम उठाया है वो सही डायरेक्शन में उठाया है,
उठाया है और आज वो रोते फिर रहे हैं कि हमारे फ्लाइंग ऑफिसर, उनका चीफ कह रहा है भाई इस तरह की तो लोग गाड़ियाँ भी इस्तेमाल नहीं करते जो मेरे ज़िम्मे आपने जहाज़ दे दिए हैं। अब उनका रोना कौन सुने, आप रोते रहें, हम काम करते जाएंगे। इंडिया जहाज रफाल लेके पहुंच रहे, हम 2003 में पहुंच चुके थे। नहीं, अभी तो रफ़ाल एक क्वालिफाइड जहाज़ है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जब जहाज़ आप इंडक्ट भी करते हैं तो सालों पे इसकी ट्रेनिंग आपके पायलट्स की जो होती है वो सालों के अरसे में होती है। फिर हर चीज़ उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो कंपनी से ही बातचीत कर सकते हैं ना कि इसमें ये दे दो, इसमें वो दे दो, उसके लिए आपको मईशत बड़ी मजबूत चाहिए, ख़र्चे बहुत हैं। यानी एक आम जहाज़ भी अगर आप ले लें तो 100 मिलियन से भी ज़्यादा एक जहाज़ है सिर्फ, तो कितना उनको पैसा चाहिए। और फ्लीट इतना बड़ा जो है उनका, उसकी रिप्लेसमेंट और उसको आगे जब तक वो रिप्लेस, फिर अगले जहाज़, फिर अगले, तो हम तो इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो गए। हमें तो ना पैसे की वो ज़रूरत है, ना हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ना बताना है। हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है, हमें मालूम है, हमारी स्ट्रैटेजी हमारे पास है। हम जो करना चाहते हैं हेडक्वार्टर में या नेशनल लेवल पे जो डिसाइड होता है, हम अपनी मशीन को मूव करते हैं कि चलो इस तरफ, अब नेशनल रिक्वायरमेंट ये बन गई है, तो हमने किसी को रिक्वेस्ट तो नहीं करनी। हम तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि किसी को समझ भी नहीं आएंगे कि हमने ये क्यों किए। हमारी अपनी एडवर्सरी के मुताबिक रिक्वायरमेंट है ना। वो तो एक जनरल जहाज़ बनाते हैं, फिर हर जहाज़ की कन्फिग्रेशन और होती है। अमेरिका जो जहाज़ बेचता है वो हर मुल्क का जहाज़ एक अलग जहाज़ होता है, उस मुल्क की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसमें इक्विपमेंट लगाई जाती है। हमने जो लेटेस्ट F-16 ख़रीदे थे, ये 2008-2009 की बात है, अब 10 साल हो गया तकरीबन उसको भी। तो उस वक़्त मैं उस पोजीशन में था, मैं DCS ऑपरेशंस था और मेरे हाथों उसकी सारी तैयारी हुई कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखना है, हमें क्या चाहिए। ये भी जनरल मुशर्रफ का ज़माना है जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे। तो उस वक्त हमने ये देखा कि अब हमने आगे कैसे चलना है, तो हमें F-16 उस वक्त का क्या चाहिए। हमने अपनी कॉन्फ़िगरेशन तैयार की, वो हमने लॉकहीड मार्टिन को दी अमेरिका में, उसके मुताबिक फिर वो F-16 बना। और उसकी सारी जो मुज़ाकरात थे उस जहाज़ के बारे में, ऑब्वियसली मैं लीड कर रहा था, मेरे साथ टीम थी, मगर मेरे साथ एयरफोर्स की टीम ही नहीं थी, मेरे साथ JF-17 की भी टीम थी। और वहाँ बैठे हुए जब हमारे साथ बातचीत हो रही थी तो फिर उनको हम बताते थे, जो हमारे काउंटर पार्ट सामने बैठे हुए थे, जब वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की मालियत के बारे में बात और मुख्तलिफ़ चीज़ों की कैपेबिलिटी के बारे में बात, तो मैं फिर उनको कहता था कि ये मत समझना कि हम तुम्हारे कस्टमर उस तरह के हैं जैसे आम मुल्कों के आते हैं। मेरे साथ जो टीम बैठी हुई है ये वो है जिसने JF-17 अपने हाथों से बनाया है। तो हमें नट एंड बोल्ट की कीमतों का भी पता है, हमें कैपेबिलिटी का भी पता है। मुझे एक एक चीज़ के बारे में बताओ जो मेरे सवालात हैं। तो उन्होंने बहुत कोशिश की है कहने की कि जनाब आप तो F-16 के पहले पायलट्स में से हैं, आपको ये चीज़ें। मैंने कहा उस वक्त मैं पायलट था जब मैं इधर F-16 की ट्रेनिंग के लिए आया था, 81 की बात है। आज मैं 2008-2009 में तुम्हारे साथ बैठा और मैं अब सिर्फ पायलट नहीं हूँ, कस्टमर भी हूँ और जहाज़ का मैन्युफैक्चरर भी हूँ। तो ज़रा एहतियात से बात करो। ये हमारी उनसे बातचीत उस वक्त हुई थी। तो आपने कब उड़ाया फिर JF-17? नहीं, मैंने तो नहीं उड़ाया। इसलिए देखें वो बात ये है ना कि मैं जिस स्टेज पे मैं था वो तो डेस्क पे, मैं चेयर पे आ चुका था ना। तो ये तो यंग लोगों का काम है इन चीज़ों को करना, उड़ाना। मगर मैं हर चीज़ में साथ साथ शामिल हूँ और मुझे सारा पता है कि इसका उड़ना, इसकी वीडियोज़, इसकी चीज़ें। अब JF-17 का डुअल मॉडल बन गया है। हाँ, इस पे अब बात करते हैं। हाँ, वो डुअल मॉडल का मतलब ये होता है 2 सीट जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये एक बड़ा लंबा इसका भी पीरियड होता है क्योंकि 2 सीट का सारा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, उसकी सारी चीज़ें, उसके अंदर इक्विपमेंट, क्योंकि एक सीट को आपने बाकायदा कॉकपिट को जगह देनी है। तो ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मरहला है। हमने जानबूझ के इसको छोड़ दिया था। हमने एक रिस्क भी ली थी कि सिंगल सीट ही पे हम अपने पायलट्स को ट्रेन करेंगे, मगर आज के ज़माने में उसके सिमुलेटर्स बन गए हैं। तो उन सिमुलेटर्स पे लोगों को फ्लाइंग करवा के उनको इस काबिल करना कि पहले ही दिन वो सिंगल सीट जहाज़ है उसको ले जाएं, उस काबिल किया। अब ज़माना टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बदल गया। तो जहाँ तक जहाज़ का सिमुलेटर है वो तो मैं भी कई मरतबा फ्लाई कर चुका हूँ, वो तो इशू नहीं है। पर हवा में जाके फ्लाई करना, अब ये जो 2 सीटर बना है इस पे मेरी नज़रें हैं और वो पाकिस्तान में फ़्लाई करने लगा है। इंशाअल्लाह जल्द ही वो जब तैयार होगा तो अल्लाह मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, तो मैं उसमें बैठ के JF-17 को तब उस पर राइड भी लूँगा, उसको फ्लाई भी करूँगा और इंशाअल्लाह
जो बच्चा उस वक्त तैयार किया था उसकी परफॉर्मेंस में खुद अपने हाथों से देखूँ। ज़बरदस्त। तो अब जब हम ब्लॉक 3 में दाखिल हो चुके हैं तो अब हमें किसी दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक 3 हमारे अपने हाथ से हर चीज़ हो रही है। मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बता दिया कि वेपन्स तक हम खुद तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। एयर वेपन कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रोन्स में हम वेपनाइज करने लगे हैं अपने ड्रोन को, यानी इस हद तक कैपेबिलिटी। और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक इंस्टीट्यूशन है जो बना रही है, दूसरी इंस्टीट्यूशन उसको इंटीग्रेट कर रही है, यानी सिस्टम के साथ मिला के उसमें जो परफॉर्मेंस चाहिए वो कामरा में हो रही है। रिग और वो सिमुलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं। अब तो हमारे कहीं हाथ नहीं बंधे हुए। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस काबिल कर दिया कि हमें किसी की अब मोहताजी नहीं है। तो इसलिए आज जब मैं बात सुनता हूँ तो मुझे खुद वो जो इतना बड़ा गैप है उसको कवर करने में डिस्कशन करनी पड़ती है कि ये सारे जो मरहले हैं इनमें चलते हुए हम कैसे आगे गए। तो मैं कल ही कामरा में था, वहाँ पे हमारा एक फंक्शन था और उसमें GF-17 के जो लोग अब तो ऐसी चीज़ें उन्होंने कर ली कि मुझे वक्त लगता है वो सब उनसे बात करने और समझने में। और अब मैं सोच रहा हूँ कि उसकी एक मैं कंप्लीट ब्रीफिंग लूँ कि जो इतना गैप रहा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ों में शामिल नहीं था। लाजमी चीज़ है मेरी रिटायरमेंट के बाद मैं तो अब उन सारी चीज़ों में, मगर मुझे ये पता होता है कि अब हम कर क्या रहे हैं, अब हम किस तरफ जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड सारी जो है उसमें आइडिया सब है, मगर मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग इंशाल्लाह लेने लगा हूँ, ताकि मुझे हर चीज़ का पता हो कि हम क्या सफ़र तय करते करते हम जो आज का स्टेट है वहाँ तक पहुँचे, ब्लॉक 3 का जो स्टेट है। तो ये मैं इंशाल्लाह इसको अरेंज कर रहा हूँ और फिर मैं वो डुअल सीट जो बन गया है उसमें फ़्लाई करने का भी वो जो मेरा प्लान है, अल्लाह उसमें मुझे कामयाबी दे और मैं इंशाल्लाह उसको फ़्लाई करूँगा।